हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? आई विश बहुत बढ़िया हो गए। जैसे कि मैं बात करूं, हमारे टॉपर सीरीज चल रहे थे कंटिन्यू, और जिसमें हम लोग में रूरल डेवलपमेंट तक देख लिया था, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट भी देख लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं इन्वायरमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल लो, ठीक है। मैं बात करूं ये इन्वायरमेंट होता क्या है, तो जाहिर सी बात है हमारी पूरी इन्वायरमेंट में, ठीक है, जैसे कि अबायोटिक है, फिर बायोटिक हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स हो गया या लिविंग थिंग्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब लैंड हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, इन सारी चीज़ों से हमारा इन्वायरमेंट बना हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी इन्वायरमेंट ही तो है, ठीक है, जिसमें हम सर्वाइव करते हैं, हम लिविंग करते हैं, यानी कि रहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाएंगी, इन्वायरमेंट में ही आएंगी। तो चलो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो बात करो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, ठीक है। तो ये होता क्या है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट द पॉल्यूटिंग इन्वायरमेंट, यानी कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ कैसे होगा, तो जब हमारी इकोनॉमिक में, पूरे इकोनॉमी के अंदर पॉल्यूटिंग नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई पॉल्यूशन अगर नहीं होगा, तो समझ लो वो एरिया क्या है, पॉल्यूटिंग हो गया, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया। जैसे कि कोई ऐसे सिटीज़ में जाओ ना, जहाँ पे देखो जो वाटर्स हैं एकदम क्लीन है, कोई पोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो मतलब फॉर एग्जांपल विलेजेस में चले जाओ, वहाँ पे कोई एयर पोल्यूशन वगैरह कुछ ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो बस वही चीज़ है। तो देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेंटेन्ड विद इन एक्सेप्टेबल लेवल्स ऑफ द ग्लोबल रिसोर्सेज, ठीक है। जो हमारी मेंटेन होती हैं, जो भी हमारी इकोनॉमिक होते हैं, वो मेंटेन करना और उस एक्सेप्टेबल लेवल पे करना, यानी कि हमारे ये ग्लोबल रिसोर्सेज हैं। और हमारा दिन पे दिन जो ग्लोबल रिसोर्सेज हैं वो डिप्लेशन होते जा रहे हैं, ठीक है, हमारी पूरी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के वजह से, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। फिर मैं बात करूँ, हमारे जो इन्वायरमेंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो हमारा बायोटिक हो गया, एक तो हमारा अबायोटिक हो गया। अब मैं बात करूँ कि बायोटिक क्या होता है, यानी कि जो कंज्यूमर हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, ठीक है, ओमनीवोरस हो गए, कॉर्निवोरस हो गए, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, बायोटिक में ही तो आएंगे। लेकिन वही अबायोटिक में क्या क्या होगा, जैसे सॉइल हो गए, लैंड हो गया, एयर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, तो ये सारे अबायोटिक में आते हैं, ठीक है। और इन्हीं सारी चीज़ों से मिलके हमारा इन्वायरमेंट बना हुआ है, ठीक है। चलो फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये क्या होता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ पैटर्न ऑफ अ ग्रोथ इन द विच रिसोर्सेज यूज एम टू द मीट ह्यूमन नीड्स, यानी कि जो ह्यूमन नीड्स है, ठीक है, जो जितने भी ह्यूमन नीड्स हैं, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, जब वो क्या हो जाएंगे, बताओ, मीट हो जाएंगे। और हमारे रिसोर्सेज का, हमारे डेवलपमेंट होने का यही एम है। अगर डेवलपमेंट कैसे होगा, जब सारे रिसोर्सेज यूजफुल होंगे और जो ह्यूमन नीड्स हैं वो कंप्लीट होंगे, फुलफिल होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और यही ग्रोथ का पैटर्न है, ठीक है, यही चीज़ हमारा ग्रोथ का पैटर्न है, जो हमारी ह्यूमन नीड्स हैं वो मीटअप हो जाए। प्रिजर्व एंड द इन्वायरमेंट सो दैट दिस नीड कैन बी मीट नॉट ओनली इन द प्रेजेंट बट ऑल्सो विद जनरेशन इज कम, ठीक है। यानी कि ये आने वाली जो जनरेशन है, ठीक है, मतलब प्रेजेंट टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, फुलफिल नहीं हो पाएगा, लेकिन आने वाली हमारी जो जनरेशन है उनको तो बेनिफिट मिलेगा ना, ठीक है। तो बस वही चीज़ है। फिर मैं बात करूं हमारी फैक्टर अफेक्टिंग क्या होते हैं इन्वायरमेंट के, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ। हाँ जी, ये सारे हमारे फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ भी हो गया, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब अफेक्ट करने वाला चीज़ है। फिर मैं बात करूँ ग्लोबल वार्मिंग हो गए, हमारे ओजोन लेयर डिप्लेशन हो गए, ठीक है। फिर हैबिटेट्स डिस्ट्रक्शन, ठीक है, डिस्ट्रक्शन एंड एक्सटेंशन हो जाएंगे, एयर पोल्यूशन हो जाएंगे, वाटर पोल्यूशन हो जाएंगे। ये सारे जो चीज़ें हैं ये सारे अफेक्ट करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग करते हैं हमारे इन्वायरमेंट को, ठीक है। फिर मैं बात करूँ पॉपुलेशन ग्रोथ की, यानी कि अभी हमने बताया पॉपुलेशन ग्रोथ तो है ही, ठीक है। तो चलो देखते हैं, फर्स्ट हमारा हो जाएगा पॉपुलेशन ग्रोथ। अब इसके बारे में कुछ बताओ, होता क्या है जल्दी। यानी कि मैं बात करूं पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो ह्यूमन पॉपुलेशन
वर्क इज दैट रूट ऑफ, ठीक है, वर्क इज दैट रूट ऑफ वर्चुअली ऑल द वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रॉब्लम। यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है, एक ऐसा रूट है जो वर्चुअली और पूरे वर्ल्ड में ही ये इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम करके रखा है। हाँ जी, पॉपुलेशन देखो दिन पे दिन इंक्रीज होते जा रही है, और इसी की वजह से कितनी मतलब ग्लोबल वार्मिंग हमारी टोटली अफेक्ट करती है। ठीक है, कितने ज़्यादा पोल्यूशन होते जा रहे हैं, एयर पोल्यूशन हो जा रहे हैं, वाटर पोल्यूशन हो जा रहा है। ठीक है, मतलब यही नॉर्मल चीज़ें। फिर ऑल थ्रू द ग्रोथ रेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज स्लोड स्लाइटली सिंस इन 1990s। ठीक है, यानी कि 1990 से अभी तक का जो कंपेयर करोगे दिन पे दिन स्लाइटली इंक्रीज होते ही जा रहे हैं। ठीक है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज by about the 77 million human beings in each year। यानी कि 77 मिलियन ह्यूमन इंक्रीज होते हैं पर ईयर में। ठीक है, पूरी वर्ल्ड की मैं बात करूं, इट द नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज इन द क्राउडिंग जनरेट द पॉल्यूशंस। ठीक है, और यही कारण है जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, तो पूरी सिटीज़ में मतलब पूरे वर्ल्ड में इतना क्राउडनेस हो जा रहा है, और उसी क्राउडनेस की वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, अफेक्ट करती है, एंड हमारा जो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। इंक्रीज क्राउडिंग जनरेट द पोल्यूशन एंड डिस्ट्रॉय मोर हैबिटेट्स एंड यूज इन एडिशनल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी पॉपुलेशन को ग्रोथ करती हैं। फिर ग्लोबल वार्मिंग भी देख लो भैया, हमारे इंडस्ट्रीज़ लगे हुए हैं बहुत बड़े बड़े, और उसमें जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, जो स्मोक निकलते हैं, वो हमारे पूरे ग्लोबल वार्मिंग को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, इसके वजह से हम लोग को कितनी प्रॉब्लम होती है, हमारे पूरे इन्वायरमेंट में कितना प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, एयर पोल्यूशन का भी कारण है ये। ठीक है, तो फिर मैं बात करूँ ओजोन लेयर डिप्लेशन की। ठीक है, हमारा इसी की वजह से हमारा जो ओजोन लेयर है वो भी डिप्लेशन में आ जा रहा है। ठीक है, द ओजोन लेयर इज थिन बैंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर दैट सर्व टू शेड अर्थ फ्रॉम द सन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज। जो हमारी सन से जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज निकलते हैं, ठीक है, वो जाएंगे। द ओजोन होल ओवर द साउथ पोल इन अपीरेंट इन द फॉल्स कलर। ठीक है, यानी कि हमारा ओजोन लेयर में होल हो जाना, ठीक है, साउथ पोल इज अपियरिंग इज अ फॉल्स कलर, एंड द इमेज टेकन द सैटेलाइट इन द अक्टूबर 1990s के अंदर ये हुआ था। फिर लो लेवल ऑफ ओजोन शो इन द ब्लू, एंड जो ओजोन इज गैस दैट ब्लॉक द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट्स। ठीक है, फिर सनलाइट इंडस्ट्री केमिकल्स हो गए रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर द कॉज फिर ओजोन टू ब्रेक डाउन एज अ ओपनिंग होल्स इन द ओजोन लेयर इज दैट ट्रेन्ड टू द कंसंट्रेट इज द पोल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर मैं बात करूँ हैबिटेशन डिस्ट्रक्शन एंड एक्सटेंशन की मैं बात करूँ, तो जैसे प्लांट हो गया एंड एनिमल्स हो गया, स्पेसीज एंड डाइंग आउट एट इन अंडर क्या जगह अनप्रेसिडेंट रेट फ्रॉम द 4,000 to as many of the 50,000 species per year become the extinct. The leading cause of extinction is habitat destruction हो जाएगा। ठीक है, फिर मैं बात करूँ if the world rain of forest continue to be cut down at the current rate of they might completely disappear by the year 2030। ठीक है, तो ये सारे हमारे और डिस्ट्रक्शन है, हैबिटेट्स है। ठीक है, फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की ओजोन लेयर डिप्लेशन। एडिशनली ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड इज ओशियनिक प्लैंटॉक। ठीक है, प्लैंटॉक एंड द बेस ऑफ द मोस्ट मरीन फूड, ठीक है, चेन्स हो गए वुड बी डिक्लाइन। यानी कि इसी की वजह से जो मरीन फूड चेन्स हैं वो भी दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं। ठीक है, यही सब कारण है। फिर प्लैंकटन कंटेन्स फोटोसिंथेसिस और ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन द कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी ब्रेक डाउन होते जा रहे हैं। इट प्लैंकटन इज अ पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग इट मई
लीड टू द इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमोस्फियर एंड दस टू द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगा। फिर मैं बात करूँ हैबिटेशन डिस्ट्रक्शन एंड एक्सटिंक्शन की, तो प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज आर डाइंग, ये तो हो गया ना सर, हाँ इसको आप कट कर देना, एक्स्ट्रा हो गया। फिर मैं बात करूँ एयर पोल्यूशन की, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन के बारे में क्या ही बताऊं आप लोग, ठीक है, आपके शहर में जहाँ पे भी आप लोग हो वहाँ पे आप देखो ना कितनी ज़्यादा एयर पोल्यूशन है उस पूरे इन्वायरमेंट में। एसिड रेन फॉर्म व्हेन द सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड ट्रांसफॉर्म इनटू द सल्फरिक एसिड एंड द नाइट्रिक एसिड इन द एटमॉस्फेयर एंड द कम बैक टू द अर्थ इन द precipitation. Acid rain has made numerous lakes so acidic that they no longer support fish populations हो गया। Acid rain is also responsible for the declining of the many forest ecosystem हो गया worldwide, including the Germany's the black forest हो गया, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें हैं हमारे एयर पोल्यूशन के बारे में। फिर मैं बात करूँ एयर पोल्यूशन के बारे में और थोड़ा सा, द ब्लैक फॉरेस्ट इज अ वर्डेड माउंटेन रीजन लोकेटेड इन साउथ एंड वेस्ट, यानी कि हमारी जो ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक है, जो वुडेड है वो माउंटेन के साउथ वेस्टर्न में लोकेटेड है, जो जर्मनी में है। इट्स नेम डिराइव फ्रॉम द लार्ज स्टैंड ऑफ द ट्रीज दैट आर द फाउंड ऑन its upper slopes all through the areas is a favorite spot for the recreational activities such as हिंकिंग हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, हैज़ caused major problems. It is estimated that more than half of the trees is a black forest, ठीक है। फिर have been damaged the result of acid rain। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, वाटर पोल्यूशन के बारे में। अब ये भी देख लो, estimate the suggest that the nearly 1.5 billion people the worldwide lack of safe drinking water and that at least 5 million death per year can be attributed the waterborne disease, ठीक है। यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम में भी यानी कि 5 मिलियन जो डेथ हो रही है, ठीक है, वो वाटर डिजीज के कारण हो रही है, ठीक है। ये वाटर डिजीज मतलब हर एक जगह उतने अच्छे से उतने ज़्यादा क्लियर अवेलेबल नहीं है ना, तो इस वजह से भी हमारे जो वाटर बॉर्न नहीं हो जानी है, जो डिजीज़ हो रहे हैं, वाटर डिजीज़ हो रहा है, तो वो है अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। वाटर पोल्यूशन में कम फ्रॉम पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्सेस भी होते हैं, ठीक है। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, मतलब उसी का आगे थोड़ा पढ़ूँ। पॉइंट सोर्स डिस्चार्ज द पोल्यूटेंट फ्रॉम द स्पेसिफिक लोकेशन सच एज फैक्ट्रीज हो गए, सीवेज हो गया, ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड ऑयल टैंकर्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फिर मैं बात करूँ पोल्यूशन फ्रॉम नॉन पॉइंट सोर्सेज की, रेनफॉल हो गया, स्नो बेल्ट हो गया, moves over and through the ground as a run off the move, it picks the up and the carries away and the depositing the pollutant into bodies of water, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, जिसमें हमने देखा पॉइंट हो गया, फिर नॉन पॉइंट के बारे में, तो ये चीज़ें हो जाएंगी। फिर मैं बात करूँ अदर फैक्टर्स की, तो एक हमारा हो जाएगा ग्राउंड वाटर डिप्लेशन एंड, ठीक है, कंटेमिनेशन की, फिर केमिकल रिस्क की, फिर इन्वायरमेंट रेसिज्म की, पावर प्रोडक्शन की, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, जिसका नाम है रिपब्लिक एक्ट नंबर, यानी कि जो हमारे एक्ट भी इसमें थे, यानी कि प्रमोट किया गया था इन्वायरमेंटल अवेयरनेस थ्रू के अकॉर्डिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड अदर पर्पसेस के बारे में, ठीक है, जो सेक्शन 2 के डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसी के अकॉर्डिंग थे, ठीक है। यानी कि जो पॉलिसी बना था डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसी के नाम पे सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, और ये पब्लिक हुआ था एक्ट नंबर जो है 9512 है, ठीक है, 9512 जो दिसंबर 12 में 2008 में बना था, ठीक है, 2008 में दिसंबर 12 को। तो ये है। अब इसके बारे में तो आप पढ़ लेते हैं। कंसिस्ट विथ द पॉलिसी विद द स्टेट द प्रोटेक्ट एंड एडवांस द राइट ऑफ द पीपल टू बैलेंस इन
हेल्थफुल इकोलॉजी एंड अकॉर्ड टू द राइथम एंड हार्मोनी ऑफ द नेचर। यानी कि इनका मेन पर्पज़ ये था कि हमारे स्टेट को प्रोटेक्ट किया जा सके और एडवांसमेंट हो सके, और सारी पीपल जो हैं मतलब बैलेंस रहें, उनका जो हेल्थ इशू वगैरह हो, हेल्थ डिजीज़ हो गया हो, तो वो सारी चीज़ें कम हो और ना हो। ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखा गया और थोड़ी ये एक्ट के अकॉर्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसी सेक्शन 2 के तहत ये एक्ट लगाया गया, और थोड़ी सी मतलब बोल सकते हो कि चीज़ें सही हो, व्यवस्थित किया जा सके, तो उस पर थोड़ा सा काम किया गया। And in the negotiation of the vital role of the youth in the national building and the role of education, the forest patriotism and nationalism accelerate social progress हो गया, promote total human liberation हो गया, and development हो गया। State shall promote the national awareness of the role of natural resources of the economic growth and the importance of environment conservation, ecological balance toward the sustain the national development। हमारी जो पूरी नेशनल सस्टेन हो जाए, ठीक है, सारी चीज़ें जो नेशनल लेवल पे हमारा डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, और जितने भी प्रकार के मतलब प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वाटर से लेके पोल्यूशन से लेके पूरी इकोनॉमिक को सही किया जाए, व्यवस्थित किया जाए और एक डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो ये सारी चीज़ों पे काम किया गया। ठीक है, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए और नेशनल लेवल पे अवेयरनेस किया गया, प्रमोट किया गया। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, ये भी पब्लिक हुआ, पब्लिक एक्ट नंबर जो है 19,512, ये भी 2008 में दिसंबर में हुआ और सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग हुआ, जिसका नाम है स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। Promote the environmental awareness through the environment education for the other resources. The Department of Education, the Commission on the Higher Education, ठीक है, Technical Education and Skill Development Authority, the Department of Social Welfare and Development, ठीक है, the coordination with the Department Environmental, ठीक है, and Natural Resources। ठीक है, ये सबके शॉर्ट फॉर्म है, वो आप पढ़ लेना। फिर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया एंड अदर रिलेवेंट एजेंसीज, ठीक है, शॉल इंटीग्रेट द इन्वायरमेंटल एजुकेशन इन द स्कूल, फिर कैरिकुला एट ऑल द लेवल वेदर पब्लिक और प्राइवेट इंक्लूडिंग द Paragani, daycare of the preschools is a informal, technical, vocational, professional level and homogeneous learning and out of the school youth course of program। मतलब इन सारी जगहों पे इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये अवेयरनेस चलाया गया, स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, मतलब हमारी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी इन्वायरमेंटल की एजुकेशन होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए हमारे इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, तभी चीज़ें आगे व्यवस्थित हो पाएंगी एंड ग्रोथ हो पाएगा और सारे लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे, ठीक है, कैसे हमें रहना है, कैसे चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है, और कैसे मतलब पोल्यूशन से बचने हैं और पोल्यूशन नहीं करने हैं, मतलब इन सारे पूरे इन्वायरमेंट एजुकेशन को लेने के लिए ये एक्ट चलाया गया, ये एक्ट पास किया गया और प्रमोट किया गया। ठीक है, फिर मैं बात करूं उसी के अकॉर्डिंग, उसी प्रमोट अवेयरनेस के अकॉर्डिंग ही स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। The environmental education shall be encompasses environmental concept and principle, environmental law, the state of international and local environment best practices, threat of the environmental degradation हो गए and impact on human well-being हो गए, responsibility of citizenry हो गए and the environment and the value of conservation हो गया, protection हो गया, रिहेबिटेशन हो जाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएंगे एंड द इन्वायरमेंटल इन कॉन्टेक्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी सिटीजनशिप है, जो सिटीजन लोग हैं वो समझे और वो सारी चीज़ें व्यवस्थित करें और प्रमोट करें हमारी इन्वायरमेंटल एजुकेशन को। ठीक है भाई, थोड़ी सी बाहर की नॉइज़ आएगी तो आप उसको इग्नोर करना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं बात करूँ स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन के थोड़े से और पार्ट पढ़ूँ, इसमें भी वही चीज़ है सारी कुछ। ठीक है, 9512 हमारा रिपब्लिक एक्ट नंबर था एंड ये भी 12 दिसंबर 2008 के बारे में ही है।
Scope of environmental education. It shall cover the theoretical and practical modules comprising the activities, project हो गया, programs हो गए, include but not limited the tree planting, ठीक है, वेस्ट मिनिमाइजेशन, कैसे मिनिमाइज कर सकें वेस्टफुल रिसोर्सेज को, वेस्ट को, ठीक है, फिर सेग्रीगेशन हो गए, रिसाइकलिंग एंड कंपोजिटिंग हो गया, फ्रेश वाटर एंड मरीन कंजर्वेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन, रिलेवेंट लाइवलीहुड opportunities and economic benefit and other such program and the undertaking to aid the implementation of the different environmental protection act, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें थी हमारे ग्रोथ कराने में और आगे प्रोसीड करने में। फिर मैं बात करूँ यहीं environmental education and the activities as a part of national service training program, ठीक है। अब ये देख लो, तो इसमें हमारा स्टार्ट करेंगे CHED से एंड द टेशा यानी कि TESD से। शॉल इंक्लूड द इन्वायरमेंटल एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज इन द नेशनल सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर द रिपब्लिक एक्ट नंबर 9163 एज द पार्ट ऑफ द सिविल वेलफेयर ट्रेनिंग सर्विस कंपोनेंट, ठीक है। रिक्वायर फॉर ऑल द बैकलोरियस, एक मिनट इसको मैं बैकलोरिएट डिग्री कोर्सेज एंड वैक्सीनेशन एज अ कोर्स ऑफ करिकुलम इज एट लीस्ट 2 ईयर, ठीक है। यानी कि सर्विस चलाया गया, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया 2 साल का, ठीक है, जिसके बारे में ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, वो एक्टिविटीज़ करने को मिलेंगे एंड अवेयरनेस मिलेंगे, जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन अवेयरनेस होते हैं वो प्रोग्राम इसमें मतलब सारे कुछ सिखाए जाएंगे इसमें। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, ठीक है, ये भी हमारा क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस मंथ के बारे में, ठीक है, सारी चीज़ें सेम थी, ठीक है। इसमें क्या होता है, परस्यूंट टू द पॉलिसी सेट फ्रॉम, ठीक है, सेट फोर्थ इन दिस एक्ट द मंथ ऑफ द नवंबर ऑफ एवरी ईयर शॉल बी नोन इज द एनवायरमेंट अवेयरनेस मंथ थ्रू द हैप्पी, ठीक है, फिलीपींस। यानी कि प्रेजेंट टाइम में भी नवंबर के मंथ में ये इन्वायरमेंट अवेयरनेस मतलब मंथ बोल सकते हो आप, बोला भी जाता है और डिक्लेयर हुआ था इन्वायरमेंट अवेयरनेस मंथ, ठीक है। और ये एक्ट के अकॉर्डिंग फोर्थ से पॉलिसी के अकॉर्डिंग और 4th एक्ट के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें थी। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की, इंटीग्रेंसी एंड मल्टी सेक्टरल एफर्ट्स। अब ये क्या होता है भाई, देख लो, DPEDO या CHED या TESDA या Daniel DOST and other relevant agencies, the consultation with expert of the environment and the academy shall lead to the implementation of public education awareness program, ठीक है, and on environment, ठीक है, protection and conservation through the collaboration, integrancy and the multi-sectoral efforts at all level, ठीक है। मतलब ये जितने भी प्रोग्राम्स जितने भी एजेंसी हैं वो कोलैबोरेट की और मल्टी सेक्टरल एफर्ट्स लगाए सारे लेवल पे, ठीक है। तो मतलब ये नॉर्मल चीज़ें हैं। फिर मैं बात करूँ इंटीग्रेंसी ऑफ मल्टी सेक्टरल के बारे में, ठीक है, तो DENR, ठीक है, शॉल हैव द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ periodically informing all the agencies concerned on current environment issues of national action and providing strategic advice on the environmental education activities. The CHED, TESDA and DINER, DOST, DSW and Baragini unit shall ensure that the information be disseminated to the subject students, ठीक है। तो मतलब ये नॉर्मल चीज़ें हैं। फिर मैं बात करूँ इंटीग्रेसी ऑफ मल्टी सेक्टरल एफर्ट्स की, तो डोस्ट ऑफ मैंडेट द क्रिएट द प्रोग्राम दैट विल इंश्योर दैट स्टूडेंट रिसीव द साइंस बेस्ड quality information and environmental issue, encourage the development of the environmental friendly solution, ठीक है, डिवाइस इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें हो जाएंगी इंटीग्रेसी एंड मल्टी सेक्टरल एफर्ट्स की। फिर मैं बात करूँ नेक्स्ट पार्ट की,
कैपेसिटी बिल्डिंग की, ठीक है। तो DDCHED एंड टेस्डा कोऑर्डिनेशन विथ द डेनियर एंड अदर रिलेवेंट एजेंसीज सॉल्व अंडरटेक द कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम नेशनल वाइड सच एज ट्रेनिंग सेमिनार्स हो गए, वर्कशॉप हो गए ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, डेवलप एंड प्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एजुकेशन मटेरियल्स एंड टीचर्स एजुकेशंस एंड कोर्सेज रिलेटेड टू लाइवलीहुड प्रोग्राम। मतलब इन कैपेसिटी बिल्डिंग में मतलब जो कोऑर्डिनेशन किया गया, ठीक है, और जितने भी इससे रिलेवेंट जो एजेंसीज थी, ठीक है, वो अपने अपने बिहाफ पे इसको प्रमोट करने की पूरी कोशिश की, ठीक है। और अलग अलग मतलब स्कूल में भी हर जगह ट्रेनिंग में वर्कशॉप हो गया, सेमिनार हो गया, हर एक जगह इसको अवेयरनेस किया गया, प्रमोट किया गया, ठीक है। फिर मैं बात करूं, ख़त्म ही हो गया हमारा चैप्टर और आशा करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो देख लो आखिरी हमारा क्या है, इन अ शॉल perspective education don't have the direct connection or in the environmental issues, but if analyzed we will realize that education is the primary key of the healthy and the life worthy environment। ठीक है, जाहिर सी बात है ये। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। एंड हमारा इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है और आशा करता हूँ समझ में आ गया है। और इसको अच्छे से आपको समझ में कैसे आएगा, एक शॉर्ट नोट्स बना लेना, ठीक है, और हमारी इस वीडियो को देखना, बिल्कुल आ जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट एंड इजीएस्ट वे में ही बताया हूँ और ऐसा कोई टफ नहीं था ये, ठीक है। जो भी टॉपिक थी ये तुम 9th-10th में साइंस वगैरह में पढ़े होगे, ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। जोग्राफी में तुम पढ़े होगे इससे रिलेटेड, ठीक है, और 6-7 में होगे या 8-9 में तुमने जोग्राफी में भी पढ़ रखा होगा। तो ऐसा कोई टफ नहीं था, बहुत नॉर्मल टॉपिक थे इसमें, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं और हमारा आखिरी चैप्टर बच गया है जिसका नाम है हमारा चाइना एंड पाकिस्तान एंड इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगा, वो भी देख लेना, ठीक है। उसके बाद हमारा टोटली इंडियन इकनॉमी कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैक्रो इकनॉमिक्स में कुछ पार्ट रह गए हैं तो वो भी मैं करा दूंगा 2-4 दिन के अंदर, यानी कि इस फर्स्ट वीक के अंदर हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के पहले, ठीक है। तो चलो ठीक है, बाय बाय।